बिस्मिल्लाह जी, हमारा आज की लास्ट डिस्कशन ऑन ऑटम 2023 अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन ये पेपर जो है हम लोग उसी पैटर्न में करने की कोशिश करते हैं कि क्रैक करते हैं। सबसे पहले जो पैटर्न है कि एग्जामिनर हमें कहाँ कहाँ फ्री मार्क्स दे सकता है या हम कहाँ कहाँ से अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आ सकते हैं। ये नज़र आ रहा है कैमरे में एरिया। सो सबसे पहले तो हो गया जी MCQs, ठीक है जी, 15 मार्क्स के। उसके आगे चलते हैं, चलो उससे आगे चलते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 अभी मुझे पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हो सकता है कोई केस स्टडी हो। मैं आसान आसान नंबर ढूंढ लेता हूँ पहले। लो जी, मैं क्या रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बता सकता था बगैर परेशान हुए, प्रोवाइडेड डेट के मुझे वो आती हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए मैं करता सॉल्व 5 नंबर का। 5 नंबर है जी, 5 नंबर का पार्ट सॉल्व करता। दूसरा मैंने पढ़ा भी नहीं, हो सकता है आसान हो बहुत, लेकिन अभी नहीं पढ़ा। लो जी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मुझे ये लगता है कि ये 10 मार्क्स मैं अचीव कर सकता हूँ विदाउट प्रॉब्लम के। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर। नंबर 1, रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो जी, चैप्टर 11 का जो बेसिक पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि बुक ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, इंस्पेक्शन डायरेक्टर मांगे तो प्रोवाइड करनी है, कहीं और नहीं रखने, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं। वो सब बातें उसने आपसे 4 मार्क्स में पूछी हैं। फिर हमने पढ़ा था अगर कोई प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी है तो उसने अपने कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाने हैं। याद आई बातें? पहला लेक्चर जो मैंने बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स पे बात की थी, वो उसने आपसे 4 नंबर का पूछा। डिस्क्रिप्टिव सवाल चैप्टर नंबर 11 से। समझ आ रही है ना बातें? अगला पार्ट पढ़ो जरा। कहता है प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन, दो चीजों पे, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान्स टू कन्वीन द फर्स्ट AGM ऑन 8 दिसंबर। वो पहली AGM 8 दिसंबर को करना चाह रहे हैं। अज्यूम दैट द कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को। बस इतनी ही बात बताई है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं कहूं ए पार्ट जो है वो था 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 11 से। और ये वाला सवाल कहां से आया अगर गौर करो, प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है वो भी है, साथ में AGM का जिक्र भी है। तो टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, ये जो 6 नंबर का, ये चैप्टर 8 से भी है एंड चैप्टर 11 से भी है। जबकि हमने 3 का क्या किया था, 5 रिलेटेड पार्टी था, ये भी चैप्टर 11 से है। चैप्टर 11 नहीं, चैप्टर 10, सॉरी, रिलेटेड पार्टी चैप्टर 10। ये मैं वो सवाल इकट्ठे कर रहा हूं जिसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी। अब मुझे पता है AGM का तो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। कंपनी की पहली AGM हो तो प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट AGM का 18 मंथ्स नहीं, 12 और 4 16 मंथ्स, नॉट 18 मंथ्स, 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऐसी है जी AGM की तारीख। अब AGM की तारीख अगर ये है, फर्स्ट AGM जो है 16 मंथ्स में होनी है, तो देखिए जरा 1 अगस्त से अगर शुरू होते हैं तो 31 जुलाई पे 12 महीने मुकम्मल होंगे। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसका मतलब हमारे पास डेडलाइन थी 30 नवंबर 2023 की। अब जरा गौर करो, कंपनी क्या करने आ रही है, प्लान कर रही है क्या? 8 दिसंबर का, 8 दिसंबर पे फर्स्ट AGM। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सही है? हमने ये पढ़ा था 16 मंथ्स इज द डेडलाइन, इससे क्रॉस किया तो नॉन कंप्लायंस। तो हम कंपनी को समझाएंगे भाई बेटा आप, भाईजान आप गलत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AGM 8 दिसंबर नहीं, आपको प्लान करनी है टिल 30 नवंबर तक, because the deadline for AGM, first AGM, holding AGM is 16 months from the date of incorporation। तो ये मैंने चैप्टर 8 से फेच करके लेके आया हूँ, आसान सा नॉलेज। और बाद में मैंने बात करनी है प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 11। उतर ये चैप्टर 11 है। इसमें क्या पता था कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कैसे करनी है। आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि आप इसको नोटिस के साथ भिजवाएं और मीटिंग पे डिस्कस होगी। तो प्रेजेंट करेंगे एट द फर्स्ट AGM, जो कि आप 30 जून नवंबर से पहले पहले करेंगे, उस पर आप प्रेजेंट करें इसको। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और फिर एक और बात हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सर्कुलेशन की बात करें तो आपने सर्कुलेट करनी है विद द नोटिस, और किस किस को भिजवानी है, सबको।
मेंबर्स को, जी लोगों को, डायरेक्टर्स को, सबको एक एक कॉपी भिजवानी है, पीएसएक्स को, रजिस्ट्रार को, सबको एक एक कॉपी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो। याद आई बातें? सो वो सारी बातें यहाँ पे आपने नरेट करनी थी चैप्टर 11 से निकाल के और चैप्टर 8 से निकाल के। क्या बात समझ आई है? ये सवाल ये भी डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए मैं उसे इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, मैं ये सवाल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आता, तो जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 जो मार्क्स है हमारे 7 किस चैप्टर से है? जरा देखिए। जी, किस चैप्टर से आया? क्या पूछा उसने? उसने कहा वो 6 सर्कमस्टांसेस बताएं इन विच अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जो है वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपको अगर याद आए चैप्टर नंबर 3 में हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पहला क्राइटेरिया पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हमने कहा 3 साल अगर इसका एम्प्लॉयमेंट रिलेशन हो, ये 3 साल से डायरेक्टर हो, इस तरह की सारी बातें पढ़ी, क्रॉस बॉडी रिलेशनशिप हो, डायरेक्टर फी ले रहा हो, याद आई बातें? वो उसमें से 6 बातें निकाल के आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी थी। और ये जो कंफ्यूज किया उसने लिस्टेड कंपनी, भाई हमें पता है सीसीजी अप्लाई ही लिस्टेड कंपनी पे होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, बाकियों के लिए तो होता ही नहीं। क्या बात समझ आई? सो टेक्निकली ये 7 नंबर का सवाल मेरा, अगर मैंने उस एरिया को याद किया हुआ था चैप्टर 3 के एरिया को, तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन था। मैं आपसे वो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ जो शायद आपको भी इस तरह फील हो रहा है कि हमने नहीं याद किए हुए, लेकिन इनफैक्ट ये याद हो जाने हैं, मेमोराइज हो जाने हैं। सो 7 मार्क्स वो हो गए हमारे। ठीक है जी, आगे चलूँ? अभी देखो मैंने अभी पेपर में दिमाग इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। लो जी, अच्छा दिखने में तो 6 बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन अभी कर लेते, चलो 6 पढ़ें जरा। मुझे पढ़ के बताइएगा कहां से आया है और क्या पूछा गया है। रट्टा पूछा गया है, सिंपली मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है। वंस अगेन 7 मार्क्स हैं। यदि आप देख पा, ये नजर आ रहा है यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, बाकी क्लासिफिकेशन मैं उधर कर लूंगा। जी, कहां से किस चैप्टर से सवाल पूछने की जरूरत की है एग्जामिनर ने? जी बताइए, किस चैप्टर से आपको लगता है जरूरत होगी है एग्जामिनर की? हिंट तो दे दो, नहीं समझ आई? पढ़ता हूं तुम्हारे साथ। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सीएल क्रेडिटर, क्रेडिटर के कहने पे द कोर्ट हैज अपॉइंटेड हैदर अली एज द प्रोविजनल मैनेजर। यहीं से बात क्लियर हो गई, वाइंडिंग अप से आया। एंड इशू एन ऑर्डर रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट टू ऑल रेलिवेंट पार्टीज, और कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है प्रोविजनल मैनेजर को। इन कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर, CL is required to furnish a statement of affair among other information to the हैदर अली। क्या करना होता था क्लाइंट ने? जब हम वाइंडिंग अप स्टार्ट करते हैं तो कंपनी ने क्या करना होता है? डेटा प्रोवाइड करना होता है, जिसे हम क्या कहते थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन द लाइट लिस्ट 7 particulars that CL is required to include in the statement of affair। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बता दें कौन कौन क्या क्या शामिल करना है उसमें। तो एक लिस्ट थी पूरी, अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। आई बिलीव आप भूल गए हो, मैंने एक लिस्ट पढ़ाई थी आप लोगों को। ये देखो, हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आप फौरन पहुंच जाओगे और आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या बात पढ़ी थी। ये देखो, याद आई ये लिस्ट, ये वाली डाटा वाली लिस्ट, कैश एंड बैंक का बैलेंस, सिक्योरिटी दी हुई है, रिसीवेबल की डिटेल, पेबल की, याद आ गई बात? ये पूछिए उसने, इसमें से 6 पॉइंट निकाल के लिखने थे और नंबर पूरे हैं। क्या बात समझ आ गई? तो ये मुश्किल सवाल नहीं था, आपने अभी चूंकि मेमोराइज उस तरह नहीं किया हुआ, इनफैक्ट ये भी एक आसान सवाल था। आगे भी चलूं? अभी मैंने फिर वंस अगेन मैंने भी मुश्किल सवालों को हाथ ही नहीं डाला। मुश्किल या आसान मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आसान आसान ढूंढने शुरू किए हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मैंने अभी बीच में छोड़े सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8
पार्ट नंबर 1 और 2 ये है जी 4 मार्क्स के। जी कहां से पूछा सवाल? डिविडेंड के चैप्टर में से, चैप्टर 9 में से। उसने पूछा मुझे बताइए एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग मैटर when an interim cash dividend is deemed to have been declared and the responsibility of UL regarding its payment। तो उसने पूछा बताएं interim dividend डिक्लेयर कब होता है और पेमेंट कब होती है। पेमेंट तो वही है ना 10 दिन में। डिक्लेयर कब होता है तो हमने पढ़ा था अगर तो बुक क्लोजर है तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर से 10 दिन वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझी जाएगी, और अगर बुक क्लोजर नहीं है तो फिर डायरेक्टर मीटिंग की डेट ही डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझी जाएगी। याद आई बातें? वो 2 बातें थी, वही बातें उसने पहले पार्ट में आपसे पूछी हैं। चैप्टर नंबर 9 और 9 मार्क्स का सवाल है। ओ माय गॉड 9 मार्क्स का क्वेश्चन। आप ये देखो कितने मुफ्त के नंबर इस पेपर में। मैं अभी तक मैं अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप अभी चूंकि मेरे साथ शायद उतना वो ना कर पाओ, कंसेंसस ना कर पाओ, लेकिन मैं इन सारे सवालों में कहीं दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ लिंक किया, कहाँ पढ़ा है, जहां पढ़ा है वहां से जाके कॉपी पेस्ट। यही हो रहा है ना। अगली बात पढ़ो, प्रोविजन रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन एंड मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग अलोंग विद एनी एसोसिएटेड कंपनी। कहते हैं मुझे ये बता दें जो रेजोल्यूशन पास होती हैं या मिनट्स जो बनते हैं उनके बारे में उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं। अब यही सवाल कहाँ से पूछने की कोशिश की है? चैप्टर नंबर 8 से, जहां पे हमने पढ़ा था मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रेजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग। तो हमने रेजोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने कहा था यार जो भी रेजोल्यूशन पास करोगे 2 तरीकों से हो सकता है, या तो ईओजीएम के अंदर या एजीएम जो हमें भी कर रहे हो, दूसरा आप सर्कुलेशन से भी कर सकते हो। जो भी करोगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन अगली मीटिंग में हो जाएगा। याद आई बात? और फिर हमने ये भी कहा था जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उसकी एक कॉपी हमारी पुप्पी के मुंडे को भी जाएगी, रजिस्ट्रार को, विद इन 15 डेज, और आने वाली अगली आर्टिकल की कॉपी का हिस्सा भी बनेगी। फिर मिनट्स के बारे में पढ़ा था, हर मीटिंग के मिनट्स बनने हैं। याद आई बात? और फिर वो मिनट्स रिकॉर्ड भी रखने हैं, चेयरमैन ने उसे साइन भी करना है। अगले आने वाले, इस चेयरमैन नहीं करेगा तो अगला आने वाला चेयरमैन कर देगा साइन। क्या बातें याद आ रही हैं? फिर वो रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, फिजिकली भी इलेक्ट्रॉनिकली भी। फिजिकली 10 साल, इलेक्ट्रॉनिक हमेशा के लिए। क्या बातें याद आई? ये पूछा उसने 9 नंबर। अब ये मैंने सारा रट्टा सुनाया आपको, मेमोराइजेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने सिर्फ क्लिक किया है कि ये सवाल चैप्टर नंबर 9 से था और ये सवाल चैप्टर नंबर हमारा 8 से था। सो ये इसको अगर डिवाइड कर लें तो 1 पार्ट जो था वो नंबर थे उसके जो इतने भी थे वो चैप्टर नंबर 9 से था, और साथ ही अगला पार्ट जो था हमारा 1 और 2 वो था चैप्टर नंबर 8 से। तो एक कॉम्बिनेशन का एक सवाल था। अभी तक मैंने कोई मुश्किल सवाल आप लोगों से डिस्कस ही नहीं किया। मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि पेपर में पास होना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, पेपर आपके कंट्रोल में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और मुझे बताइए क्या ये सवाल इजी तो नहीं था? बहुत इजी नहीं था? आजा आजा। जज़ाकल्लाह यार। कहां से पूछा मुझे को बताना चाहेगा? सोचो जरा आराम से। उसने मैं चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इंटरप्रेट करता हूँ। एमएल है, फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेट ऑन अ टाइमली बेसिस, और अपने पैसे टाइम पे नहीं दे पा रहा। ML has also failed to hold the annual general meeting for the year ended 31st 2021 की और 2022 की मीटिंग भी AGM होल्ड नहीं की। In the light of the provision of the act, एडवाइस कीजिए मैनेजमेंट ऑफ ML को अबाउट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव सर्कमस्टेंस। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, करतूतें हैं, इसकी वजह से क्या असरात आएंगे। शाबाश, यही तो जाना था। दोनों एलिमेंट वो हैं, अनएबल टू पे इट्स डेट और 2 AGM ना की हो तो कौन भागा भागा आता है? कोर्ट। कोई ना कोई शिकायत लगाएगा और कोर्ट भागा भागा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्कमस्टांसेस वो हैं जिसमें कोर्ट कहता है कि अगर तू अनएबल टू पे इट्स डेट हुआ या फिर तूने 2 AGM होल्ड ना की तो जो शिकायत लगाएगा वो एलिजिबल लोगों में से मैं फौरन भागा भागा तेरी कंपनी बंद कराने आ जाऊंगा। सो इसका मतलब है इन दोनों से नुकसान ये होगा कि आपने ट्रिगर कर दिया वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को। ये है पॉइंट।
और आल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस। इम्प्लीकेशन तो आपने बता ही दी कि वाइंडिंग अब शुरू हो जानी है। क्या बात समझ आ रही है कि वो सर अब पहले आपको अच्छा यहाँ पे अब मैं एक बात समझता हूँ कि एग्जामिनर की गलत हरकत है, मुझे बहुत बुरी लगी कि सोल्यूशन में आप व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग के अनएबल टू पे इट्स डेट। हालांकि वो जो हमने बात पढ़ी थी कि यार आपके पास कोर्ट का ऑर्डर आया, आपने पे नहीं किया, 30 दिनों में क्रेडिटर ने कहा आपने पे नहीं किया, 1 लाख से ज़्यादा का आपका डेट था, वो याद आई बातें तीनों, वो एक्सप्लेन क्यों किया भाई? वो नहीं बनता। यहाँ पे तूने उस अंदाज से पूछा ही नहीं कि मुझे एक्सप्रेस करो कि व्हाट इज मेंट बाय अनएबल टू पे इट्स डेट। तो ये जो इतने नंबर बने हुए हैं ना, उसमें मैंने जब सजेस्टेड सोल्यूशन देखा तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि इसमें सोल्यूशन इतना बड़ा बनता नहीं है 6 नंबर का। तो मुझे बुरा लगा कि आईकैब ने इसको, या टीम ने, जो भी उनकी एजुकेशन बॉडी है, उसने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया कैपेबल ऑफ पेइंग इज डेट। भाई वो क्यों किया तूने? वो तो पूछा ही नहीं तुमने। तुमने तो बताया ये जो हरकतें हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। क्या मेरी बात समझ आई है? लेकिन ये जो इतने नंबर आपको नजर आ रहे हैं वो इस वजह से नजर आ रहे हैं कि आईकैब ने परसीव किया है कि आप मुझे अनएबल टू पे इट्स डेट समझाएं, वो तीनों बातें, फिर उसके बाद आप मुझे कहें कि ये दोनों हरकतें वो हैं जिसमें कोर्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, वाइंडिंग अप इनिशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग। तो कितने मैं डाल सकता हूँ? ये 6 नंबर भी आसान है। देखो चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है और 6 मार्क्स हैं और चैप्टर 12 से। बेटा जरा गौर कर, ये देखो जरा, अगर ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को, बच्चों को भी, ये देखो 7 नंबर यहाँ पे आए हैं 12 से और 6 नंबर यहाँ से आए हैं, 7 और 6, 13 नंबर का सवाल आपका वाइंडिंग अप से आया है। क्या बातें समझ आ रही हैं? और अभी रुका नहीं वो, अभी कहाँ हम रुके हैं, अभी तो हम और आसान सवाल ढूंढते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आसान सवाल ढूंढना चाहता हूँ। लो जी, पहला ये जरा पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, 4 मार्क्स का। उसने कहा सिग्निफिकेंस बताइए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, और साथ ये बताइए क्या हर कंपनी को आर्टिकल बनाने हैं, रजिस्टर कराने हैं, सॉरी बनाने नहीं, रजिस्टर कराने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल क्या है, कंपनी के बायलॉज, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, और हर कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए ऑप्शनल होता है, वो चाहे तो अपने आर्टिकल्स बना ले या चाहे तो टेबल ए को अडॉप्ट कर ले। टेबल ए फुली भी अडॉप्ट कर सकती है, पार्शली भी अडॉप्ट कर सकती है, और ना भी चाहे तो ना अडॉप्ट करे। 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है 11 पार्ट ए, 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 से। बस अभी अब आगे वाले सवाल वो हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, ये वो हैं जिसमें मैंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा मार्क्स कैलकुलेट करें, ये देखो, ये देखो और ये देखो। अब जरा मुझे प्लीज कैलकुलेट करना, 20, 24, 30, 37, 43 और 9, 52 and 6, 58, 58 और 4, 62। लो जी, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं पुत्र, इतना मुश्किल नहीं है पेपर। 62 मार्क्स, मैं तो उस तरह देखता ही नहीं हूं ना पेपर को कि मैं पास करने वाला, मैं देख रहा हूं इनटू 1.8 मिनट्स। करें जरा मल्टीप्लाई, कितना हमारा टाइम गुजर जाएगा इस सवालों को सॉल्व करते करते अच्छे तरीके से। कुछ टाइम बचाना भी है हमने, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता सारा टाइम लगा के आ जाओ। कितने मिनट्स? 111 मिनट्स। कितने मिनट डिवाइड बाय 60 करना है, कितने घंटे बने, अंदाजा मुझे बता दें। 1 घंटे 1.86, इसका मतलब 1 घंटा 111 बोले ना आपने, तकरीबन 2 घंटे के करीब, चलो 1 घंटा 45 मिनट्स कह लेते हैं। और मैंने इसमें से बचाने हैं अभी टाइम, क्योंकि मैंने अगले टेक्निकल सवालों के लिए टाइम रखना है। आप मुझे खुद बताओ बेटा, आप 1 घंटा 45 मिनट छोड़ो, आप 1.5 घंटा भी सर नीचे करके लगे रहे हो, सिर्फ अपनी बातें जो याद की हुई वो लिख रहे हो कॉपी पेस्ट करके, और इस बात का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि यार ये तो सारे सही हो रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात पूछी नहीं जो मेरे लिए क्रिटिकल हो। तो उसके बाद आप खुद सोचो, 1.5 घंटे बाद जब सर उठाओगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ सर उठाओगे कि यार अब जो सवाल टेक्निकल भी हुए क्रैक कर लूंगा, दिमाग लगाऊंगा उसके ऊपर, क्रैक हो जाएंगे। और ऐसा होगा, क्योंकि पुत्र इतना मुश्किल सवाल केस स्टडी का भी नहीं होता। जब तक आप उतने मेच्योर हो जाते हो, माइंड मेच्योर हो जाता है, एनवायरनमेंट आपका दोस्त बन जाता है, ठीक है, हाथ दिमाग एक दूसरे के साथ दे रहे होते हैं, उसके बाद सिचुएशन 2 दफ़ा इंसान के बच्चों की तरह। अच्छा एक बात और,
तब भी रीडिंग नहीं छोड़नी, 2 रीडिंग तब भी करनी है, 2 नहीं तो 3 करनी है। 2 या 3 रीडिंग्स आपको तब फौरन से पहले क्वेश्चन को क्रैक कर देंगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। क्या बात समझ आई है? आज जरा अब देखना, ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई ऐसा सवाल मिलेगा जो इतना मुश्किल होगा कि हमें समझ नहीं आएगी। अब जरा सवाल मैं अगर आसान देखने की कोशिश करूं, मुझे लगा था ये रिलेटेड पार्टी का था, तो यहाँ पे कुछ आसान सवाल मिल सकता है। तो जरा ये सवाल पढ़ते हैं, बी पार्ट 6 नंबर का। SIL इज अ लिस्टेड कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी है BL और एक अनलिस्टेड कंपनी। उसने अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, मैं वैसे यहीं तक इस स्टेज तक पेपर जीत चुका हूँ। क्या बात समझ आ रही है? अब मैं पेपर से अगले स्टेप पे 62 से आगे जाने लगा हूँ। अच्छा, SIL है और दूसरी तरफ कौन है? BL है। ये अनलिस्टेड कंपनी है। ये देखना सवाल कितना आसान निकल आएगा और तुमने कहना यार ये भी आसान सवाल है। एन अ रिसेंट बोर्ड मीटिंग BL ने अप्रूव किया द डाइवेस्टमेंट ऑफ एन इनएक्टिव इंडस्ट्रियल लैंड इन कराची। BL अपनी एक लैंड है, उसे बेचना चाह रही है, डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है। इन दिस रिगार्ड द BL हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग 2 प्रपोजल। तो BL के बाद 2 प्रपोजल आए हैं। नंबर 1, बहराम, a director of BL had expressed an interest in acquiring the land at a market value. In exchange, he has offered to transfer his investment in the share of an unlisted company to BL. डायरेक्टर ऑफ BL कहता है आप ऐसा करें, प्रॉपर्टी मुझे दे दें, मेरे से मेरी एक और अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो आप ले लें। क्या हो रही है? इसी का डायरेक्टर, ये प्रॉपर्टी बेच रही है, ये प्रॉपर्टी बेच रही है, इसी का डायरेक्टर है, क्या नाम है? बहराम। वो कहता है आप ऐसा करें, प्रॉपर्टी मुझे दे दें और जो इसकी वैल्यू मैंने देनी है उसकी जगह मेरी एक और कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो आप ले लें। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? नहीं, BL के अलावा है, उसने क्या लिखा है? इन द शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी टू BL, कि BL आप ले लें, मेरी हो सकता है ABC में इन्वेस्टमेंट हो, XYZ में इन्वेस्टमेंट हो, वो आप ले लें। क्या करना चाह रहा डायरेक्टर यहाँ पे इस प्रपोजल में? यहीं तक रुक जाता हूं। किस तरफ इशारा हो रहा है, हम किस तरफ जाएं? याद है आपको? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, वही है, वही है कि आप अपने ही डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकते अनलेस अप्रूव्ड हो। और अगर अप्रूव हुई, जो कि है, अगर फॉर एग्जांपल जैसा उन्होंने अप्रूव किया, अगर कर दें, तो कहां पे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी? BL में, BL की एनुअल जनरल मीटिंग में। क्या मेरी बात समझ आई? और उस एनुअल जनरल मीटिंग में फिर वैल्यूअर की रिपोर्ट भी आएगी, रीजंस भी आएंगी, वैल्यूएशन, सारी चीजें आ जाएंगी। क्या याद आई बातें? वो सारा सेक्शन क्लियर हो गया। और दूसरा सिनेरियो देखो, प्रपोजल B 6 नंबर का सवाल है। ये 3 नंबर तुम्हें मिल गए, अगले 3 नंबर देखो। एक और डायरेक्टर है जवाद, लेकिन वो डायरेक्टर है SIL का, और SIL जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी भी है किसकी? BL की। ये देखो रिलेशन बताया ऊपर। SIL इज अ लिस्टेड कंपनी दैट हैज अ सब्सिडरी। तो ये SIL क्या है? पेरेंट, और ये क्या है? सब्सिडरी। अब इसका एक डायरेक्टर है जो बड़ा इंटरेस्टेड हुआ है, क्या कहता है? जावेद। जावेद कहता है बहराम को मारे गोली। मैं हैज शोन हिज इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग द लैंड एट अ मार्केट वैल्यू, मुझे बेच दें, और इन एक्सचेंज ही हैज ऑफर्ड BL द ऑप्शन ऑफ आइदर एक्सेप्टिंग हिज अनयूज्ड लैंड इन झेलम एज अ स्वैप और रिसीविंग द प्राइस इन कैश। अब मेरे से 2 चीजें हैं, या तो कैश ले लो या मेरी झेलम वाली प्रॉपर्टी ले लो। भाई कैश ले लेगा तो मसला ही कोई नहीं, झेलम वाली प्रॉपर्टी लेना चाहेगा तो क्या होगा? वंस अगेन इट्स अ स्वैप। अब दोबारा से अप्रूवल चाहिए, कहां पे? दोनों की। शाबाश। फिर इस कंपनी में भी अप्रूवल होगी और पेरेंट कंपनी की AGM में भी अप्रूवल, तो 2 अप्रूवल चाहिए, बाकी सारा सेम है। हाँ, अब बताओ, ये सवाल मुश्किल था? यस, क्रैक करना था सिर्फ कि सवाल पूछ कहां से रहा है। तो तुम देखो 62 से तुम जंप करके एकदम, तुमने जब 1.5 घंटे बाद ये सवाल पढ़ा होगा, तुम्हारे 14 तबक रोशन है पहले ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों पे है, और 6 नंबर और मिल के जो मुफ्त के हैं।
उस तरह रियलाइज करो, मैं तुम्हें ना फील करवा रहा हूँ कि देखो पेपर में बैठ के तुमने ऐसे करना है, पहले 15 मिनट तुमने ऐसे यूटिलाइज करने हैं, वो तुम्हारे सक्सेस फैक्टर है 15 मिनट, इतने ज़रूरी हैं वो 15 मिनट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जिसने वो 15 मिनट में क्रैक कर लिया, प्लान कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, पास हो गया वहीं पे। बाकी तो वो एग्जीक्यूशन करेगा और वो स्टूडेंट कर लेता है। मेरा मानना है हार जीत 15 मिनट में डिसाइड हो रही होती है। क्या बात समझ आई? आगे चलो। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। चलो ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स हैं 5 और 6, 11 मार्क्स। सवाल पढ़ेंगे ना, तुमने कहना यार ये तो सवाल और मुफ्त के नंबर हैं। जरा पढ़ते हैं। एजीएम है एचईएल की। चेयरमैन प्रोसीड टू एन एजेंडा आइटम विच सॉट मेंबर अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। कि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अप्रूवल चाहिए मेंबर्स की। विदाउट डिले ही रिक्वेस्टेड अप्रूवल थ्रू अ शो ऑफ हैंड। Based on the result of the show of hand, he promptly declared the resolution approved. अगर यहां तक रुक के मैं एक बात करूं कि हम लोगों ने अगर किसी मीटिंग में डिसीजन लेना हो तो कैसे लेते हैं? शो रेज योर हैंड। उसके बाद किसी को एतराज हो, हमने पढ़ा था ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, तो फिर आप जाएंगे उसकी तरफ कि चेयरमैन अपनी मर्जी से या फिर मेंबर कह दे जिसकी औकात क्या हो 10%, वो कह दे तो हम लोग वो क्या करवाएंगे, पोलिंग। अदरवाइज तो रेज योर हैंड। आगे हुआ क्या? आफ्टर द मीटिंग एक अली था, एक मेंबर ऑफ एचईएल हु अटेंड द एजीएम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा अटेंड की है, वॉइस्ड हिज रिजर्वेशन, उसने अपने एतराजात रिकॉर्ड कराए। ही स्टेटेड दैट ही हैड एक्सप्रेसली आस्क्ड फॉर अ पोल। कहता है मैंने पोल मांगा था। आ रिक्वेस्ट दैट सीम टू हैव बीन डिसरिगार्डेड, और इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी। Additionally, he highlighted that the chairman failed to provide a definite count of members in favor of or against the resolution. और दूसरा एतराज ये कि इसने कह दिया रेजोल्यूशन पास, इसने काउंटिंग नहीं की, इसने बताया नहीं कितनों ने हाथ खड़ा किया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दो एतराजात लगाए हैं उसने कि मैंने पोलिंग मांगी, इसने पोलिंग नहीं कराई, और दूसरा इसने ये नहीं लिखा कितने लोगों ने अप्रूव किया। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट आपने बताना क्या है? कमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। नंबर 1, the validity of the chairman declaration of the approval। चेयरमैन के अप्रूवल की वैलिडिटी बताइए। अब मैंने अगर आपको याद करा दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था शो ऑफ हैंड से रिजल्ट हो जाएगा, अनलेस के किसी मेंबर को एतराज हो और उस मेंबर की औकात भी 10% हो, और वो ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय द चेयरमैन, चेयरमैन के रिजल्ट सुनाने से पहले उसे कहना चाहिए कि पोलिंग कराओ भाई। उसके बाद अगर वो कहता है रिजल्ट अनाउंस हो जाए, फिर नहीं पोलिंग होगी। क्या मेरी बात समझ आई? तो यहां पे उसने क्लियर नहीं किया, उसने कहा अपना स्टैंड तो कहा है कि मैंने पोलिंग का कहा था। अब ये क्लियर नहीं है पोलिंग का कब कहा था, तो फिर आपको अपने आंसर में बताना है कि अगर तो इसने पोलिंग बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कही थी तो फिर तो चेयरमैन ने गलत किया, और अगर आफ्टर गई है तो फिर चेयरमैन ठीक है और डिसीजन वैलिड है। और दूसरा एतराज कि इसने नोटिंग नहीं की कि कौन, तो याद है आपको मैंने बताया था कि ये नोट करने की जरूरत नहीं होती कितनों ने हाँ में हाथ खड़ा किया और कितनों ने ना में। उसने सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कि यूनानिमसली या मेजोरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो गया। तो दूसरा एतराज भी अली का क्या है, इनवैलिड है। पहला एतराज डिपेंड करता है कि किस टाइम पे उसने पोलिंग डिमांड की, बिफोर द डिक्लेरेशन या आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, उसकी बेस पे। और दूसरा उसका जो ये है कि जिसने काउंटिंग नहीं की वो तो वैसे ही एतराज गलत है। क्या क्लैरिटी आई बात में? द लेजिटिमेसी ऑफ अलीज कंसर्न एंड राइट ही पोजेस इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अगर अज्यूम करें अली सही था, लेजिटिमेट था, तो क्या राइट अवेलेबल है उसके पास इस डिसीजन के हवाले से? डिसीजन पास हो गया, उसने पोलिंग कहा था, नहीं कराई चेयरमैन ने, अब 10% की औकात है, कोर्ट में जाए 30 दिनों के अंदर अंदर और क्लेम फाइल कर दे कि जनाब ये प्रोसीडिंग्स जो है, जो इरेगुलरिटी कंडक्ट हुई है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, और अगर कोर्ट को लगा कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है तो कोर्ट पूरी की पूरी जो रेजोल्यूशन है उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड। 6 नंबर कुछ पल्ले पड़ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट चैप्टर नंबर 8 से तकरीबन 11 नंबर का सवाल, और वो जो आसान तरीन है,
मतलब याद ना भी किया हो, लेक्चर ही लिए हो, तो खाली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल ना, कि कोई रट्टा नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ एक एक दो दो लाइनें लिखनी है डिमांडिंग अ पोल से, और वहां से सेक्शन 145 से सवाल था। क्या मेरी बात समझ आई है जी? क्लैरिटी आई? तो क्या ये 11 नंबर और मुफ्त के नहीं थे? अगर ये 1.5 घंटे बाद आपने जब खोले हो ये नंबर और आपको लगे कि ये तो आसान सी बात पूछ रहा, तो 11 नंबर वो, 6 नंबर वो, 17 नंबर और मिल गए आपको, क्रैक कर लिया आपने। मैं कह रहा हूँ ये वो हैं जो डूएबल हैं, मुश्किल नहीं थे, हल्का सा दिमाग चलने की देर आपने क्रैक कर लेने थे। और आप खुद सोचो 62 पे थे, और 62 में मजीद कितने नंबर आ गए? 17 नंबर, 67 और 77। तो जी पेपर तो पास होने के करीब करीब पहुंच गया, मुश्किल नहीं लगी। क्या बात समझ आ रही है? चलो अब और ज़रा किसी सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम और किसी मुश्किल सवाल में फंस सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, नो डाउट। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल था। हम ऊपर वाला एक सवाल छोड़ के आए हैं। हाँ, क्वेश्चन 2 वो पढ़ते हैं, ज़रा पढ़िए ज़रा। कहते जी निकल मोटर्स लिमिटेड वो एक्वायर कर रही है 70% शेयर ऑफ CTL, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड, जिसके 3 मेंबर्स हैं। एक पब्लिक अनलिस्टेड में कितने मेंबर होते हैं मिनिमम? और डायरेक्टर कितने होते हैं मिनिमम? 3 ही। एक पब्लिक अनलिस्टेड में 3 मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। उसने कहा जी 3 ही हैं, ऑल ऑफ whom आर आल्सो इट्स डायरेक्टर, यही तीनों मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। कंप्लायंस डन? ओके। द शेयर दैट NML इंटेंड टू बाय, अब NML जो ये 70% शेयर खरीदने जा रही है, ये एक्चुअली 2 लोगों के हैं। द वन इज नईम 40% और द सेकंड वन इज वकास, यानी इन दोनों के शेयर खरीद लेगी कौन? NML। और NML के पास कितना आ जाएगा? 70% शेयर ऑफ CTL। क्या मेरी बात समझ आई? ये 3 लोग CTL के लोग हैं, इनमें से 2 से शेयर खरीद लेगी 70%, तो अब CTL के NML के पास 70% शेयर आ गए। क्या मेरी बात समझ आई है? आगे चलें। बोर्ड ने एडवाइज किया कंपनी सेक्रेटरी को टू प्रेजेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन द नेक्स्ट मीटिंग। नंबर 1, assess the potential implication of acquiring share of Naeem and Waqas in CTL and devise strategy to effectively address any consequence that may arise। बताओ इससे प्रॉब्लम क्या आनी है, implication क्या आनी है, और उसका solution क्या है, effectively address कैसे करें उसको। अब यहीं तक रुक के सोचो, ये तकरीबन इसमें से 5-6 नंबर का तो यही है जी। क्या प्रॉब्लम आएगी इतना सवाल आपके सामने हो तो? दिमाग लगाओ जरा इसके ऊपर। शाबाश। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएंगे यार? 3 मेंबर हैं, 2 के शेयर तुमने ले लिए, वो दोनों तो मेंबर से खत्म हो गए, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने रह गए? 1, और 1 कौन हुआ? कंपनी। 2 मेंबर हो गए, चलो बाकी 3 पूरे करो, नहीं हो रहे। दूसरा, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 3, 2 में मेंबर नहीं रहे, तो तुमने उसे डायरेक्टर भी नहीं रहने देना, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने आ गए? 1, और 1 नॉमिनेटेड चलो कर लो, तो तुम अपॉइंट कर लोगे, ये बल्कि वो भी तुमने अपॉइंट ही करना है ना, आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर तो नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर भी रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ मेंबर भी रिड्यूस हो गए, फंस गई कंपनी। ये है एम्प्लीकेशन। अब इसको बताओ कैसे करें, नंबर ऑफ मेंबर कैसे इंक्रीज करें और नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे इंक्रीज करें? बताओ पहले नंबर ऑफ मेंबर बताओ कैसे इंक्रीज करें। देखो मैं इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करता हूं ताकि तुम्हारे दिमागों में एक सिचुएशन क्रिएट हो। इतनी प्यारी सिचुएशन उसने बनाई, मजा आ गया सवाल का। हाँ, अब इतना चैलेंजिंग सवाल तो आना ही आना है पुत्र, इतना तो एक्सपेक्ट ना करो ना कि अब 77 मार्क्स के बाद भी वो तुम्हें आगे गए, अच्छा बेटे ले लो ये 13 नंबर भी मुझसे, 23 नंबर भी। देखो NML एक्वायर कर रहा है किसको? CTL को। CTL के जितने भी लोग थे उसमें 2 लोगों का जिक्र उसने किया, एक वकास है और दूसरा नईम है। उसने कहा नईम के पास है 40% और वकास के पास है ये दोनों शेयर, और तीसरा कहते हैं कोई मिस्टर एक्स होगा सपोज, उसका नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद कितने होंगे? 30%। ऐसी बनी होगी ना 100%।
इनमें से ये दोनों के शेयर कौन लेने लगा है? एनएमएल लेने लगा है। इसका मतलब ये दोनों मेंबर भी नहीं रहे, ये दोनों डायरेक्टर भी नहीं रहे। अब ये मेंबर बन गया किसका? सीटीएल का, ठीक है। एक मेंबर है ये मिस्टर एक्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा पूरा करना पड़ेगा, तीसरा मेंबर पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? सोचो तो फिर कैसे करें मेंबर पूरा? हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 10, उसमें पढ़ा था कि कई दफ़ा होता है कि मेंबर पूरे नहीं हो रहे होते, तो हम क्या करते हैं? अगर मेंबर पूरे ना हो रहे हो तो कंपनी के पैसे होते हैं, किसी और के नाम पे शेयर रख देंगे। एक शेयर ही क्यों ना रखना पड़े, वो हो रोडोल्फ वाली बात याद आई, एक शेयर ही क्यों ना किसी के नाम पे रखना पड़े, रख के हम क्या करेंगे? उसको मेंबर बना लेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे? शेयर उसके नाम पे हेल्ड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द कंपनी, नॉट इन इट्स ओन नेम। क्या बात समझ आई है? सो वो वाला सेक्शन अप्लाई हो गया। तो हम कहेंगे जनाब आप ऐसा करें, शेयर्स जो हैं कंपनी के शेयर किसी और के नाम पे रख लें, मेंबर पूरा हो जाएगा। और दूसरा डायरेक्टर, ये तीसरा बन गया ना बंदा, सपोज सलमान के नाम पे रख लें, तो सलमान मेंबर बन गया। अब आए डायरेक्टर्स पे, तो उसी सेक्शन में नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपको क्वालिफाइंग डायरेक्टर पूरे कराने हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर पूरे करने हैं और क्वालिफाइंग शेयर चाहिए उस बंदे को, तो उसके नाम पे रखे जा सकते हैं। याद आई बात? उसमें सेक्शन का आगाज ऐसे होता था कि खबरदार तुम्हारे पैसे हैं तुम्हारे नाम पे होने चाहिए। फिर उसकी एक्सेप्शन थी कि अब मेंबर को बनाना कम हो गए हैं, मेंबर बनाना चाहते हो रख लो उसके नाम पे, डायरेक्टर कम हो गए हैं, ये डायरेक्टर बनाना चाहते हो, जितने शेयर चाहिए इसको डायरेक्टर बनाने के लिए इसके नाम पे रख लो। तो ये वाकई ही एक अच्छा सवाल था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन उसने बड़े प्यारे तरीके से आपको रियलाइज करवाया कि देखो ना डायरेक्टर पूरे हैं ना मेंबर पूरे हैं। तो फिर आप आए फौरन से पहले आंसर करने चैप्टर नंबर 10 के अंदर सेक्शन नंबर 200 जो हमने पढ़ा था, उसकी एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2, जहां से उसने सवाल पूछा। पल्ले बड़ी बात वो पूछा उसने। हाँ, ये अब क्रिटिकल पॉइंट था, ये सोचने वाला था। एम ही तो नहीं उसने 10 नंबर रखे हुए ना उसने कुछ तो आपको तंग करना है कि नहीं करना। तो ये एक सवाल, एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, मुझे बताइए अगला वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये 3-4 नंबर का होगा। कहते हैं कंसिडरिंग अपॉइंटिंग कामरान द सन ऑफ वन ऑफ एनएमएल्स डायरेक्टर एज सीटीएल सीईओ। आप सीटीएल का सीईओ लगाना चाह रहे हो कामरान को, जो कि एनएमएल के डायरेक्टर का बेटा है। सम डायरेक्टर बिलीव दैट कामरान में नॉट बी एलिजिबल एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटीएल। उनका एतराज है कि कामरान चूंकि मेंबर नहीं है सीटीएल का, इसलिए वो सीईओ नहीं बन सकता। जी बताइए। शाबाश, सीईओ दोनों तरह का हो सकता है, वो इलेक्टेड डायरेक्टर में से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, और बाहर से जो आ रहा है वो मेंबर नहीं होता। तो यस, यही आंसर था इसका इसलिए मेरा मानना है कि इसके नंबर जो होंगे 3 से ज्यादा नहीं होंगे, बाकी 7 नंबर उसने पार्ट ए के रखे हुए हैं। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने गैस करना था मैंने लिखना कहां से है। हाँ, ये ट्रिकी था गैस, ये गैस ट्रिकी था कि आप वहां तक जाते कि मेंबर पूरे करने तो कैसे करूं, किसी के नाम पे रख देता हूं, डायरेक्टर पूरे करने तो कैसे करूं, और शेयर किसी के नाम पे रख के उसको पहले मेंबर बनाता हूं फिर उसको डायरेक्टर बना लूंगा। अच्छा, आप ये भी लिख सकते थे कि एक आधा डायरेक्टर आप नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी तो बना सकते हो, वो भी तो काउंटिंग में शुमार होता है। याद आई बात? हमने कहा था द वन नॉमिनेटेड बाय, तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर कहां पे शुमार होता है? अगर वो किसी मेंबर ने रखा हो तो वो शुमार होता है। हाँ, क्रेडिटर ने अपॉइंट किया हो फिर शुमार नहीं होता मिनिमम नंबर में। तो ये मिनिमम पूरे कर रहे हैं ना 3। अब 3 पूरे करने के लिए एक बंदा मैं नॉमिनेटेड भी तो ला सकता हूं। जिस तरह वो वहां पे किसको लाए हुए थे, रोडोल्फ पाकिस्तान को इस तरह रिप्रेजेंटेड थी बाय खालिद महमूद, खालिद चौधरी जो भी था। याद आई बात? लो जी, अगली बात पे चलूं जी, अगले सवाल पे। तो ये सवाल था जी 10 मार्क्स का, जो कि वाकई ही टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, ऐसे ही बेटे 6, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 8 भी हो गया है ना, 9, 10 पे आना है। 10 रह गया ना जी, 10 और 11 का बी पार्ट रह गया, 10 पे आइए जी। कहता है CL is an unlisted company in manufacturing sector. It has issued 2 classes of share, class A, class B. 21 अगस्त को CL ने पास किया एक स्पेशल रेजोल्यूशन
टू वेरी द राइट ऑफ शेयर। क्लास ए शेयर होल्डर, लो जी, क्लास ए के शेयर होल्डर के साथ राइट्स के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़खानी। दिस रेजोल्यूशन सॉट टू लिमिट द वोटिंग पावर्स, लो जी, मेंबर ए के, क्लास ए के शेयर होल्डर की वोटिंग पावर डिस्टर्ब कर रहे हैं, that had previously been granted to class A shareholders. CL has filed all the required documents with the registrar within the specified time. और इसके लिए CL ने सारी compliances जो registrar के साथ करनी है वो कर ली हैं. However, some class A shareholder are dissatisfied with the special resolution and wish to challenge it. लेकिन कुछ shareholder का ख्याल है कि नहीं भाई ये गलत है और हम challenge करेंगे. In the provision of Companies Act, advise कीजिए class A के shareholder को on the possible course of action available to them. Elaborate on CL's duty if the decision is made against it. क्या आंसर लिखूं? बड़ा आसान आंसर है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, तुमने अभी जवाब भी दिया इसके ऊपर। देखो उसने कहा शेयर होल्डर के राइट चेंज किए हैं तो प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके हुए होंगे, रेजोल्यूशन पास हुई तो रजिस्ट्रार को जमा करानी तो वो भी कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन मेंबर्स को इतराज है यार ये गलत है, ये नहीं अच्छा हुआ हमारे साथ, तो क्या राइट्स हैं उनके पास? शाबाश, यही तो है कि 10% के पास ज़्यादा 10% की औकात है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस फाइल करो, और कोर्ट में केस अगर कोर्ट को लगा कि वाकई ये तुम्हारे राइट्स के अगेंस्ट था, प्रेजुडिशियल टू या इरेगुलरिटी थी, तो पूरे का पूरा डिसीजन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वही लिखना था, लेकिन आगे उसने एक और छोटी सी बात पूछी है, मतलब मेरा ख्याल है तुमने अगर यहाँ तक लिखा तुमने 3 नंबर एक्वायर कर लिए, 3-4 नंबर, अब तो बाकी 2-3 नंबर की गेम है, और वो क्या है कि सीएल की ड्यूटी बताइए अगर डिसीजन उनके खिलाफ आ जाए कोर्ट का, तो अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसकी एक कॉपी किसको जाती है, रजिस्ट्रार को, और एक कॉपी जाएगी उसको, ये कंपनी को भेजेंगे और कंपनी रजिस्ट्रार को कॉपी जमा कराएगी कि भाई नहीं हमारे डिसीजन हमारे खिलाफ हुआ है, और जितना कुछ किया होगा चेंज जो कि कर चुके होगे तुम, वो रिवर्स करोगे। सपोज आर्टिकल में चेंज हो चुकी है, पावर्स चेंज हो चुकी है, तो वो रिवर्स करोगे तुम। क्या मेरी बात समझ आई है? वो रिवर्सल है, सारा कुछ रिवर्सल कोर्ट के ऑर्डर के बाद। डिसीजन अगेंस्ट आ गया ना, तुमने तो आर्टिकल भी चेंज कर दिए हुए हैं, शेयर होल्डर के ए के राइट्स भी चेंज हो गए हुए हैं, रेजोल्यूशन पास होके भी रिकॉर्ड हो गई हुई हैं, तो वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड होंगी, आर्टिकल चेंज होंगे, दोबारा से वापस उन आर्टिकल में जाओगे जो पहले थे, जिसमें शेयर होल्डर ए के वही राइट्स है जो पहले थे। क्लैरिटी आई बात की? तो ये बाकी नंबर इसके थे, वरना पहले वाली बात बिल्कुल सही गैस किया तुम्हें 10%। क्लैरिटी? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। लो जी एक लास्ट सवाल इस पेपर का, इस क्लास का आखिरी सवाल, बी पार्ट पढ़ते हैं जी। एंड अच्छा, ये जो पिछला सवाल आया हुआ था ये वाला, ये वंस अगेन बड़ा मिक्सचर सा सवाल था, इसका मतलब है ये जर्नल मीटिंग में उसके बारे में लिखा हुआ है, और साथ में ये जो ये वाली बातें थी ये उसने पुरानी जगह पे लिखी हुई हैं, तो टेक्निकली ये सवाल मिक्सचर सा था। चैप्टर नंबर 2 भी थोड़ा सा था और चैप्टर नंबर 8 भी था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी, लास्ट पार्ट पे आते हैं। कहते जी एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द ऑल्टरेशन ऑन द शेयर होल्डर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कहता है यार शेयर होल्डर की इस ऑल्टरेशन का ना इम्पैक्ट बता दें शेयर होल्डर पे। चलो अब पढ़ना शुरू करें। PL was formed with an authorized, एक मिनट जी, PL was formed with an authorized capital of 20 million of share of rupees 10 each. At the time of formation, जो अनस है, असद है, अमीन है, ये 3 लोग हैं। कौन कौन है जी? ये सॉरी मैं इस पेन को चेंज कर लूं, एक मिनट। एक अनस है, दूसरा कौन है जी? अमीन, और तीसरा कौन है? अमीन, अच्छा असद भूल गया हूं, असद। कितने कितने शेयर हैं इनके पास? कहता है 1 मिलियन इसने लिया, 2.5 मिलियन इसने लिया है, और 6.5 मिलियन इसके पास है। टोटल कितने हो गए? 6.5, 7, 8, 9, 10 हो गए, 10 मिलियन। ऐसा ही है, इसका मतलब 10 मिलियन शेयर जो हैं वो इशू हुए हैं, जबकि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 20 मिलियन का। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं अगर इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई 10, 2.5 डिवाइड बाई 10, जरा निकालिएगा कितने परसेंट है वोटिंग पावर इनके पास। कहता है टुगेदर दीज रिप्रेजेंट PL टोटल पेड अप कैपिटल, की टोटल पेड अप कैपिटल यही 10 मिलियन है, मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपीज से तो ये 100 मिलियन का शेयर कैपिटल है। ठीक है जी, बताइए कितने परसेंट है अनस का? ओके, अगले का बेटे 25%।
अगर ऐसी बात है तो। और फिर उससे अगले का 35 तो हो गया 65%। सो ये शेयर होल्डिंग है। क्लियर होगी बात। कहते हैं ऑन 2 अगस्त 2023 असद ने सेल कर दिए हैं 0.5 मिलियन शेयर टू अरकाम। लो जी, एक नया बंदा आ गया, इसका मतलब है ये देखिएगा नया बंदा कौन आया, अरकाम। और किसने अपने शेयर सेल कर दिए, जरा बताओ जल्दी से। असद ने। असद के 2.5 थे, कितने रह गए, और इसके पास कितने आ गए। इसका मतलब टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसकी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर और इसकी तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी चेंज हो जाएगी ना। ये कितने परसेंट पे चला जाएगा, 20% पे, और ये कितने पे आ जाएगा, 5%। ये वो उसने अभी तक मुझे बताया। क्लैरिटी यहां तक, बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। ऑन 6 सितंबर कहता है पीएल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की है एंड पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू इंक्रीज इट्स पेड अप कैपिटल, के बढ़ाते हैं जी, शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं, एंड रिजॉल्व्ड एन अल्टरेशन इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल में भी एक चेंज किया, क्या, सेटिंग द मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ इट्स शेयर होल्डर टू बी 2 मिलियन। और कहा कि हम अपने, देखो मैंने पेड अप कैपिटल बढ़ाना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा। और साथ ही एक और बात उसने कहा, आर्टिकल में चेंज कर दिया कि हर मेंबर के पास कितने होने चाहिए कम से कम शेयर, 2 मिलियन। और भाई मसला पड़ गया, ये तो 2 मिलियन रखता है, ये भी रखता है, ना इसके पास है ना इसके पास है। तो मसले में कौन है, अनस और अरकम। तुम इनको मजबूर कर रहे हो कि भाई 2 मिलियन लो मिनिमम। आगे क्या लिखा हुआ है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द ऑल्ट्रेशन ऑन द शेयर होल्डर इन द राइट ऑफ प्रोविजन। अब ये जो तुम हरकत कर रहे हो आर्टिकल में, कमेंट करो इसके ऊपर, इफेक्ट बताओ इसके जी ऑल्ट्रेशन के। चैप्टर नंबर कहाँ से आया, 2 से, आर्टिकल्स में से। साथ साथ वैसे इसका ये जो पेड अप कैपिटल है, इसलिए इसका आपको लिंक मिलेगा जाके चैप्टर 5 से भी। तो एक्चुअली चैप्टर 5, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेमोरेंडम और आर्टिकल की सारी बातें 2 में हैं, लेकिन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ था कि शेयर कैपिटल में देखेंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे हल्का सा, चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एक बात याद कराऊं। हमने कहा था कि आप अगर आर्टिकल में कोई चेंज करते हैं, बल्कि एक मिनट ठहरो, सिर्फ रुको, मैं ये सोचूं कि क्या आपकी बुक में ये बात है, क्योंकि एक लॉ में तो है, मैं तो लॉ के वाले से बात कर रहा हूं। हमने ये बात बुक में पढ़ी है कि अगर आप किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन करते हैं इन आर्टिकल, जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को राइट के साथ छेड़खानी करते हैं और उन्हें इंड्यूस करते हैं या इन्फोर्स करते हैं कि मज़ीद शेयर एक्वायर करो, तो उनकी रिटर्न कंसेंट के बगैर आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। ऐसी बात पढ़ी हमने। मुझे लग रहा है ये सेक्शन उसने गलत टेस्ट कर गया, अगली बार माफ़ी मांगेगा, कोई बात नहीं। मतलब कि 23 में उसने एक चीज़ गलत टेस्ट किया। मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। मुझे याद आ गया कि ये बात लॉ में तो मैंने तो बहुत दफ़ा पढ़ी है, क्योंकि मुझे लॉ में लगा, लॉ में है। लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप आर्टिकल में कोई ऐसी चेंज करते हो जिनसे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहते हो चल भाई और शेयर सब्सक्राइब कर, और शेयर खरीद, जैसा तुम किसको कहोगे, अनस और अरकम को, कि और शेयर खरीदो, 2 मिलियन पूरे करो। ये चेंज तब तक नहीं हो सकती जब तक एग्जिस्टिंग मेंबर रिटर्न कॉन्सेंट नहीं देंगे इस बात पे। क्या मेरी बात समझ आई? इसका मतलब रिटर्न कॉन्सेंट के बगैर ये ऑल्ट्रेशन हो ही नहीं सकती, और अगर कंपनी ने कर दी है तो वापस करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बात मेरा ख्याल है मेरी बुक में मैंने शायद नहीं पढ़ाई कहीं पे। डू यू रिमेंबर कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है? इसका मतलब ये बात आउट ऑफ सिलेबस आई है, आउट ऑफ बुक आई है, लेकिन आर्टिकल में लिखी हुई है ये बात। क्या मेरी बात समझ आई? तो इसका सोल्यूशन भी खोल लेते हैं फिर। नहीं, बल्कि एक मिनट, एक बुक में से एक दफा देखते हैं। मुझे याद आ गया कि इसका मतलब आई कैप ने ये बाहर से दिया हुआ है, इसका मतलब है। मैं एक दफा देख लूं ना कि कहीं बुक में तो नहीं है। नहीं नहीं, बुक में है मेरा ख्याल है। पुत्र रुको जरा, ये देखो निकल आई बिल के 5.4 निकल आई है। इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, चैप्टर नंबर, बेटा पढ़ाई हुई है, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 35। वो कहता है इफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्टर्ड
and such alteration required the member to take more share in the company than they already have, or to undertake more amount of guarantee than the existing amount, such alteration shall be applicable to the member only if he gives his consent in writing either before or after the alteration. ये सेक्शन है जो उसने टेस्ट किया. आई नो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये टेस्ट किया कि भाई तुम मुझे मजबूर ही नहीं कर सकते कि तुम मजीद शेयर खरीदो. मैं वही कहता ये लॉ में पढ़ा कि हमने बुक में भी पढ़ा, तो बुक में पढ़ा है बेटे, तुम मुझे मजबूर ही नहीं कर सकते कि शेयर खरीदो. जब तक वो अपनी रिटर्न कंसेंट नहीं देगा तो ना तुम अनस को मजबूर कर सकते हो ना अरकम को. जब तक वो इजाजत वो खुद नहीं कहेगा हाँ भाई मैं और लायबिलिटी अंडरटेक करता हूं. क्या बात समझ आई? तो यही सवाल उसने हमसे यहां पूछा है कि अगर आप गौर करो यही सवाल था. यस, पहले बड़ी आवाज जी. तो ये एरिया उसने टेस्ट किया. क्लियर? सो इसके साथ ही अगर आप गौर करो तो हमने ये देखा कि 77 के बाद हमारे जितने सवाल थे 23 मार्क्स के, वो उसने हमें टफ टाइम दिया है. वो बेशक उसमें से एक आधा सवाल आसान भी था, लेकिन स्टिल हमें उसने एक दफा सोचने पे मजबूर किया. तो इतना तो आई कैप का हक बनता है ना यार अब कि 20 से 25 नंबर जो है वो आपको थोड़े से परेशान करने वाले दे. रेस्ट हमने क्रैक कर लिया कि 77 मार्क्स वो हैं जिसने हमें परेशान नहीं किया. सो विद दैट अल्लाह ताला आप सबको आगे आसानी अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए. प्रेप लीव्स का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है. उसमें एक ख्याल रखिएगा जो हैबिट्स डेवलप की हुई हैं उन हैबिट्स में जैसी भी हैबिट्स हैं उनको कंसिस्टेंट रहने दें, उनमें चेंजेस ज़्यादा मत कीजिएगा. सेकेंडली कोशिश कीजिए सुबह, एक छोटी सी एडवाइस, सुबह 8 बजे उठ जाया करें. वटेवर अगर आपकी जैसी भी रूटीन है कि आप रात को पढ़ने वाली मखलूक हैं, रातों को जागने वाली मखलूक हैं, तब भी आप सुबह 8 बजे उठने की आदत डालें. उसकी रीज़न बताता हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप तो उठे होंगे लेकिन आपका दिमाग सो रहा होगा, तो टेक्निकली उस दिन बहुत लॉस होता है. फिर एग्ज़ाम में यूजुअली स्टूडेंट का दिमाग चलना शुरू होता है 11 बजे और 12:15 बजे पेपर ख़त्म हो जाता है. सो इसीलिए ऐसी हरकत करने से गुरेज करें. अगर आपकी हैबिट है कि आप लेट तक जागते हो या रात को पढ़ते हो और सुबह सोए रहते हो, नहीं, ये गलत हैबिट है. इसमें थोड़ी सी चेंजेस करो कि फिर रात इतनी देर तक पढ़ो कि सुबह 8 बजे आप फ्रेश उठ सको और आपका दिमाग फ्रेश 8 बजे चल सके. ठीक है जी. अल्लाह ताला आपके साथ ही अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए. थैंक यू सो मच. और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.